ये जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेक्शन थी, ये तो मेरी उस वक्त हुई जब मैं फुली तौर पे ऑपरेशनल था इस काम में। मैं जब मैट्रिक मैंने किया उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, तो मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो जहन में यही था कि मैं अपने अब्बा का बाजू बनूँगा, मैंने उनके ऊपर बोझ नहीं बनूँगा, और जो मैंने एजुकेशन लेनी है वो अपने ख़ुद के पैसे कमा के तो मैं तलीम हासिल करूँगा। तो वो मैं इसलिए इसमें भी जुड़ गया और तलीम भी साथ लेता रहा। इकनॉमिक्स मेरा जो है ना वो शौक़ था, एक पढ़ाई थी, और लेकिन साथ में ये जो एग्रीकल्चर है ये चूँकि मेरे बड़ों का प्रोफेशन था, इसी को लेके मैंने फिर इसी से ये पैसे कमा के तो अपनी एजुकेशन ली। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चली हैं। फिर देखिए, इकनॉमिक्स मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की बुनियाद है, फाउंडेशन है। हम कोई भी बिज़नेस करेंगे, कोई भी जॉब करेंगे, हमने कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काम करना, इकनॉमिक्स उसकी एक बुनियाद है सारी। तो एग्रीकल्चर में भी जो इकनॉमिक्स है वो इसकी बुनियाद है कि हम क्यों एग्रीकल्चर करेंगे, किस चीज़ से हमें कितना प्रॉफिट होगा, किस चीज़ को लेके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारा बेहतर होगा, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, किस डिमांड को लेके हमने सप्लाई ज़्यादा करनी है, किस सप्लाई को देख के हमने डिमांड को कम करना है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर जो है ये तो टोटली इकनॉमिक्स के ऊपर बेस है। तो इकनॉमिक्स और एग्रीकल्चर दोनों लाज़िम मलज़ूम है सारे। तो इनने मुझे इकनॉमिक्स की जो स्टडी थी, जो पढ़ाई थी, इसने मुझे, मैं समझता हूँ कि जो मैं इसको बेहतर अगर एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर पाया तो इकनॉमिक्स की वजह से कर पाया। क्योंकि फार्मर बेचारा हमारा यही कर रहा है कि वो जो ग्रो करता है वो मंडी में दे देता है सारा। अगर वो दूध प्रोड्यूस करता है तो वो जो है ना ग्वाले को वो दे देता है, अगर सब्जियां ग्रो करता है तो वो मंडी में दे देता है। इसी तरह बाकी ग्रेन्स है, उसको होता है कि बस गवर्नमेंट मुझसे ख़रीद ले, और बस वो समझता है कि मैं बड़ा कामयाब होता हूँ, गवर्नमेंट मुझसे ख़रीद ले, फौरी तौर पर गंदम ले ले, मकई ले ले, जो भी मैं ग्रो करूँ मेरी निकल जाए सारी। क्योंकि उसकी 6 माह की जो उसने किए होते हैं ख़र्चे, वो उसने निकालने होते हैं सारे। तो अगर मैं समझता हूँ कि फार्मर को बेहतर इकनॉमिक्स के ऊपर जाना है, उसने हाई वैल्यूज़ पैसे कमाने हैं, तो उसको मस्टली जो है ना उसको वैल्यू एडिशन पे ऊपर जाना पड़ेगा, उसको हाई वैल्यूड क्रॉप लगानी पड़ेगी, उसको मंडी और आड़त पे के ऊपर जब ज़्यादा रेट बढ़े फिर तो उसको ज़रूर दे, लेकिन जब कम रेट बने तो उसको मंडी में देने के बजाय उसकी प्रोडक्ट्स बनाएँ, उसको ब्रांड करे और उसको हाई वैल्यूड के ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट कंज्यूमर को चीज़ें बेचे, तो उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर बिज़नेस है, बाकी जो ऐसे बिज़नेस है जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है लेकिन वो उसको बेहतर पैसे दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करने का जब मैंने अपने फार्म पे शुरू किया, तो एक ऑर्नामेंटल प्लांट जो है ना वो 1 एकड़ की इनकम तो आपको वो दे सकता है सारा। तो हाई वैल्यूड क्रॉप, वैल्यू एडिशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स, और अपने प्रोडक्ट की ब्रांड करना और डायरेक्ट मार्केट को हिट करना, कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट देना। आई थिंक ये इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करके फार्मर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमने जो अभी प्रैक्टिकली जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इसको जो हम कर पाए हैं वो 2 तरह से हमने इसको जो है ना हमने इस प्रॉब्लम को जो है ना हमने जस्टिफाइड किया है। एक तो ये है कि शहर के कुछ पढ़े लिखे बच्चे जो डिजिटल के जुड़े हुए लोग हैं या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या समझ लें कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं कि हम क्या करें, तो वो गांव के उन लोगों के साथ जुड़ जाएं एज ए पार्टनर्स। वो उनको ये कहेंगे कि आपकी जो पैदावार है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी होगी, लेकिन हम इसको एक एडिशनली इनकम, इससे हम ये है कि हम इसको टूरिज़्म बनाएंगे, इसमें हम कुछ नई जिद्दत लेके आएंगे, हम शहर के लोगों को यहाँ के ऊपर लाएंगे, कुछ हम फेस्टिविटी क्रिएट करेंगे, कुछ आपकी प्रोडक्ट को उनको बेचेंगे, जो आप कीमत ले रहे हैं वो आपको वही मिलेगी, लेकिन हम उससे जो एडिशनल पैसे कमाएँगे वो हमारे होंगे। तो ये एक समझ लें कि 2 तरह के लोगों को कंबाइन करके हमने एक मॉडल क्रिएट किया और बड़े सक्सेसफुल मॉडल चल रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ गांव के लोग 8, 10, 15, 20 फार्म मिल जाएं, लोकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट वो बनाएं आपस में मिलके, और 5, 15 जब 20 लोग मिलते हैं तो कलेक्टिव जब काम करते हैं तो फिर उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है सारा। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह वो आपस में मिले और एक मशीन वो अपनी 15-20 लोग मिल के ले और अपनी प्रोडक्ट को उसको वैल्यू एड करें, फिर उसको बेचें। जैसे मैं मिसाल दूँगा, गंदम है हमारी, अगर आज का फार्मर गंदम बेचता है तो वो 1800 रुपये मन अगर फ़र्ज़ करे वो देता है, तो ये कोई 650-60 रुपये जो है ना वो पर केजी जो है ना वो जाती है।
लेकिन अगर वो इसी गंदम को प्रॉपरली अगर वो स्टोन क्रशिंग लगाता है, 15-20 किसान मिलकर अपनी एक चक्की लगा लेते हैं, उसको वो एक ब्रांड नेम जो है ना स्टोन क्रशिंग आटा के तौर पे, नेचुरल आटे के तौर पे, ऑर्गेनिक आटा, बट कोई भी नाम दे के उसको ब्रांड करके अच्छा 5 किलो का थैला बनाएं और शहर के लोगों को ऑफर करें कि जो आप आटा लेते हैं उसमें सूजी नहीं होती, उसमें मैदा नहीं होता, उसमें ये भी नहीं होता, वो सिर्फ वाइट स्टार्च होती है, वो खाने के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो हम आपको आटा दे रहे हैं ये इसमें हर चीज़ मौजूद है, प्योरली नेचुरल है, ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल वो उसकी प्रोडक्ट जब हिट होगी तो उसको ज़्यादा पैसे जो है ना वो देगी। तो इस तरह लोकल फार्मर कम्युनिटी प्रोजेक्ट या शहर के किसी ऐसे बंदे को साथ मिला के ये 2-3 चीज़ों से वो अपने छोटा फार्मर जो है ना वो बहुत अच्छी इकनॉमिक्स पे ऊपर जा सकता है और बेहतर फ़ायदा ले सकता है। अच्छा, देखिए मेरे वाला साहब तो वो ट्रेडिशनल क्रॉप लगाते थे, जैसा गन्ना हो गया, कमाद हो गया और से सारा ये गंदम है और बाकी इसी तरह की चीज़ें लगाते थे सारा। तो मेरा स्टार्टअप है अपनी फैमिली में। आई एम फाउंडर ऑफ दिस बिज़नेस इन माय फैमिली कि मैंने फिर थोड़ा रेवोल्यूशनरी था, इनकलाबी था। तो ये जो बेसिकली हॉर्टिकल्चर बिज़नेस को कन्वर्ट किया जब मैंने खुद अपना इस बिज़नेस में मैंने कन्वर्ट किया है इसको सारा। ये 1991 में मैंने जब स्टार्ट किया है इसको, एग्रीकल्चर को अपना इसको अडॉप्ट किया, तो उसके बाद फौरी बाद मैंने यहाँ पे फिर फूलों को हमने एक फ्लोरिकल्चर का शोबा मैंने बनाया, फिर नर्सरी साथ बनाई। तो ये उस वक्त से लेकर आज ये इसके जो आपको डेवलप शक्ल नज़र आ रही है, कादर बख्श मेरे ग्रैंडफादर का नाम था, उन्हीं के नाम से मैंने इसको ब्रांड किया सारा। तो आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चर में जो हॉर्टिकल्चर बिज़नेस में कादर बख्श फार्म जो है एक बड़ा अच्छा नाम के तौर पे, एक अच्छे ब्रांड के तौर पे समझा जाता है। तो इसको मैंने ही स्टार्ट किया है सारा अपनी फैमिली में, और अब मेरी सारी फैमिली, मेरे भाई और बाकी बच्चे सारे इसी में आ गए हैं सारे। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में बड़े लिमिटेड दरख्त थे हमारे पास, वही जो नेटिव हमारे कुछ ट्रीज़ थे, कुछ हमारे पास जैसे पाम की 2-3 स्पीशीज़ थी, खट्टी किन्नू, मोतिया, गुलाब, मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बड़े फ्यू इसके जो है ना वो इसकी बायोडाइवर्सिटी थी, बहुत कम वैरायटीज़ हमारे पास थी। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया तो फिर हमने पूरी दुनिया से बड़े जो हमारे जो क्लाइमेटाइज्ड यहाँ पे हो सके पौधे, इसमें पाम्स की बहुत सी स्पीशीज़ हैं, कैक्टस एंड सेकुलेंट्स हैं, बहुत से हर्बल प्लांट्स हैं, बहुत सी इस तरह की चीज़ें हमने पूरी दुनिया से यहाँ पे लाए हैं। तो अब हमारे पास 650 के करीब हमारे कैक्टस एंड सेकुलेंट हैं, कोई मोर दैन 50 एंड 60 टाइप्स ऑफ पाम्स एंड ट्रीज़ हैं, कोई 200 के करीब वैरायटीज़ हैं दरख्तों की हैं। फिर ग्राउंड कवर्स की को इंतहाई नहीं कितनी है, फिर इसमें श्रब्स हैं कोई 150-200 तरह की। तो आई थिंक ये कोई 500-600 काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पे हमारे पास कादर फार्म में मौजूद हैं सारे, और इसको कुछ हम कमर्शियली ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमने अपने शौक़ से लगाए हुए सारे। तो इस तरह की जो कलेक्शन सारी हमने की हुई है। आइडिया की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये जो कादर बख्श फार्म है, जब मैं इसको डिज़ाइन कर रहा था, जब इसको मैं बना रहा था, तो इसको मैंने बड़ा वेल डिज़ाइन किया है। इसमें किचन गार्डन ये हमने डेवलप किया है, इसमें लॉन्स बनाए, इसमें बड़े अच्छे वॉकवेज डेवलप किए, फिर इसमें हमने इसके अंदर ऑफिसेज़ बनाए। तो मेरा ख्याल था कि ये हम कादर बख्श नर्सरी को, हम सिर्फ ये नर्सरी ना हो बल्कि वर्स्ट टूरिस्ट प्लेस ये इसको बनाया जाए। तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। फिर यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते थे, फ़ोटोशूट्स के लिए आते थे, अदर जो हमारे लोग यहाँ पे आते थे तो वो सिर्फ पौधे ख़रीदने नहीं आते थे, और इसकी बड़ी और भी वजूहत थी यहाँ पे आने की लोगों की। कोई टेंशन फ्री टाइम गुजारने के लिए, गार्डन थेरेपी के लिए यहाँ पे लोग आते थे। तो आई गेट द आइडिया कि अगर यही आइडिया हम उठा के बाकी फार्मर्स, अगर मेरे जैसा बंदा जो एक बिल्कुल गांव में जाके बैठा हुआ है वहाँ पे नर्सरी बना के इसको फेमस कर लेता है, तो फार्मर क्यों नहीं हम इसको, अगर इसको हम एग्री टूरिज्म में लेके जाएं तो फार्मर भी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को जो है ना वो फेमस कर सकता है। सो फिर हमने ये एग्री टूरिज्म का आइडिया इसी से हमें आया, और इस आइडिया को जब मैंने गूगल पे जाके देखा तो दुनिया में तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। एग्री टूरिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। जब एग्रीकल्चर और टूरिज्म दो इंडस्ट्री आपस में मिलती हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई थी। तो इस तरह ये इंडस्ट्री फिर पाकिस्तान में मैंने इसको सोचा कि अगर मेरे जैसा फार्मर जो है अपने आप को इस इतने बड़े लेवल पे ले जा सकते तो वाई नॉट बाकी फार्मर्स क्यों नहीं जा सकते। तो फिर मैं समझता था कि मेरे नज़दीक जो चैरिटी है, जो नेकी है, वो सबसे बड़ी यही है कि अल्लाह ने जो आपको खूबी दी है, जो आपको इल्म दिया है, आप उस तरह लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना शुरू करें। तो मैंने यही एग्री टूरिज्म आइडिया को पाकिस्तान में फिर मैंने स्प्रेड किया। मैं अकेला इस आइडिया को लेकर चला था, मैं इस आइडिया का फाउंडर भी हूँ पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक हज़ारों वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम जो है ना वो बहुत सारे इस आइडिया को लेके बहुत सारे फार्म डेवलप कर चुके हैं,
बहुत से हम इसकी सक्सेस स्टोरियां हैं, और फार्मर जो है ना इस आइडिया को लेके बहुत अच्छा जो है ना वो अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं सारी। तो ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। मैं समझता था कि इस थीम को, इस फ़िलासफ़ी को कोई इसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए। आज आपने, थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको हाईलाइट किया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जब इस धरती से हमारे लिए रिज़्क़ पैदा करता है, जैसे हम गंदम हार्वेस्ट करते हैं, मैंगो हार्वेस्ट करते हैं, ऑलिव हार्वेस्ट करते हैं, गावा हार्वेस्ट करते हैं, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, तो इसको हम बड़ी फेस्टिविटी के साथ इसको जो हम सेलिब्रेट करें, उस ज़ात का शुक्र अदा करें जिसने हमें इस रिज़्क़ को पैदा किया, हमारे लिए वो रिज़्क़ हमारे लिए निकाला इस धरती से। तो ये जो नेशनल डेज़ हम मनाते हैं, इसके पीछे यही मकसद है कि जिस इलाके में जिस फसल में जब वो हार्वेस्ट हो रही होती है तो उसको हम सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स करें, वहाँ पे उसके इवेंट क्रिएट करें। और शहर के लोग जो है जिनको पता ही नहीं है कि मूलियाँ दरख्तों पे होती हैं, ज़मीन में होती है, ये हमारे जो सब्ज़ियाँ फ्रूट हमारे जो डाइनिंग टेबल पे आती हैं वो किस किस प्रोसेस से गुजर के आती है। तो मैं समझता हूँ कि शहर के लोगों को गाँव में जाना चाहिए और गांव के लोगों की इस खुशियों में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके साथ मिलके सेलिब्रेशंस करनी चाहिए। उनको नॉलेज हासिल होगा डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, उनको अच्छी नेचर के साथ उनको जुड़ने का मौका मिलेगा, वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे लेके आएंगे और गांव के लोगों की इकनॉमिक्स बेहतर होगी। जहाँ पे टूरिज़्म जाती है, जहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती है। मैं जब दुनिया के बिगेस्ट जो फेस्टिवल्स को देखता हूँ नईम साहब, मैं समझता हूँ कि आप इटली, स्पेन में जाएँ तो दुनिया में वो 130वां ऑलिव फेस्टिवल कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े मुल्कों में वो एक बुल फाइट का एक वो फेस्टिवल होता है, तो 2-3 लाख लोग पूरी दुनिया से वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उस इवेंट में वो जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल के हम इस तरह के फेस्टिवल क्रिएट करें। और ये जो कैलेंडर हम बना रहे हैं, ये बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे पास राउंड द ईयर, राउंड द टाइम कोई ना कोई हार्वेस्ट हो रही होती है। तो हम समझते हैं कि जो हमारे पूरा साल का 365 दिन है, हम हर दिन को जो है ना वो सेलिब्रेट करें। जब हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, नेशनल कोई बंदा किसी जगह पे एज ए टूरिज़म जाना चाहे, वो हमारे कैलेंडर को देखे अब इस टाइम में कौन सी फेस्टिवल हो रहा है, कौन सी चीज़ हार्वेस्ट हो रही होती है। तो राउंड द टाइम जो ज़िंदा कौमें होती हैं, जो सेहतमंद माशरे होते हैं, वो फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो मेले ठेले अरेंज करते हैं। तो ये दिन मनाने का मकसद भी यही है कि हम अब साबित करें दुनिया को कि हम ज़िंदा कौम हैं और हम मेलों ठेलों की दुनिया हम बसा रहे हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ कोई फेस्टिवल हो रहा हो, कोई ना कोई जो है ना हार्वेस्ट हो रही हो, उसके पीछे थीम यही है कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये जो बैसाखी मेला होता था, ये हमारे ये बेसिकली गंदम की हार्वेस्ट का मेला होता था। हम तो नहीं मनाते, अब हमारा जो इंडियन पंजाब है आज भी वो बैसाखी मेला मनाता है। जब भी गंदम वो हार्वेस्ट करते तो बैसाखी मेला मनाते हैं सारा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम मेले का एहतमाम करते हैं, ये जो डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे नेशनल मैंगो डेज़ है, नेशनल ऑलिव डेज़ है, नेशनल गावा डेज़ है, नेशनल किनवा डेज़ है, तो हम हर फसल की, हर वेजिटेबल की, हर फ्रूट की हार्वेस्टिंग के ऊपर उसको हम कौमी दिन का नाम दे रहे हैं। और यही कैलेंडर बेसिकली आने वाले टाइम में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फेस्टिवल का बुनियाद बनेगा सारा। जब हम दिन सेलिब्रेट करते हैं नहीं साहब, तो फिर हम डेफिनेटली जो पुराने डेज़ जो थे वो भी हमारे कैलेंडर का पार्ट हैं। अब कुछ जो डेज़ नहीं उसमें थे वो हमने ऐड किए हैं, और जो पुराने दिन सेलिब्रेट हो रहे थे उसी को हमने, जैसे माँ बोली है, हमारा कल्चर, पंजाब कल्चर डे है, सिंध कल्चर डे है, जो इस तरह कल्चरल डे है, तो वो भी हमारे कैलेंडर का पार्ट हैं सारे। तो हम नए दिन के साथ साथ वो पुराने जो सारे जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक अच्छी रैंकिंग के ऊपर सोशल मीडिया पे जाएं और उनको भी लोग जाने कि ये भी दिन हमारे होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज के फार्मर तक वो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा कि हम बेहतर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करके कैसे अपने इनकम को बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में 3 शोबे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नंबर 1 है फार्मिंग, जिसको हम कल्टीवेशन कह सकते हैं। नंबर 2 है प्रोसेसिंग के वैल्यू एडिशन करना, और नंबर 3 है मार्केटिंग। और पाकिस्तान में हमने बहुत अच्छे आलू ग्रो कर लेते हैं, हम बहुत, हमारी पैदावार भी माशाल्लाह ऐसी कम नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत काम किया, हमने पैदावार बढ़ा ली है हमारी अपनी। और टमाटर कभी कभी आपको अब अंदाज़ा हो कि आज 2-3 रुपये किलो टमाटर बिक रहे, इट मीन्स कि हमारे पास टमाटर बहुत ज़्यादा हम ग्रो कर पा रहे।
तो हमने प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के ऊपर हमने अभी उस लेवल का काम नहीं किया जो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फार्मर को हम प्रोसेसिंग के ऊपर और बेहतर मार्केटिंग प्रैक्टिस के ऊपर हम उसको इसके ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर नॉलेज उसको शेयर होना चाहिए। और प्लस फार्मर का भी हमारे यहाँ पे इशू यही भी है कि वो रवायती काश्तकारी जो है ना उसके ऊपर वो लगा हुआ है, वो जिस तरह फोर फादर करते आ रहे हैं उसी तरह वो उसको लेके चल रहा है। मैं समझता हूँ कि फार्मर्स की भी इसमें थोड़ी सी हट दर्मी है कि वो उसके बाद अगर कोई इल्म जाता भी है तो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता, नई टेक्नोलॉजी नहीं ले पाता। या जिस तरह अभी हमने ये एग्री टूरिज़म की बात करते हैं कि अपने फार्म को वो ब्रांड करे, अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करे, तो अभी वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि ये कौन सी बात है सारी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के ऊपर जाना और फार्मर का ख़ुद अंदर से इनकरेज होना कि मैंने ये काम करना है, मैंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। मेरा ख्याल है ये जब सारी चीज़ें मिलेंगी तो फार्मर जो है ना डेफिनेटली जो है ना एक दूसरा मैं समझ रोल मॉडल्स जैसे मेरा फार्म एक रोल मॉडल है। कोई भी फार्मर अगर इसको विज़िट करे वो समझता है अगर 5 एकड़ की में जाके हम 50 एकड़ की इनकम ले सकते हैं, तो इसको विज़िट करें, आगे इसको देखें, इसको कॉपी करने की कोशिश करें, इसको वो नकल मारने की कोशिश करे, इस जैसा बनाने की कोशिश करे, तो मेरा ख्याल है कि वो इसको बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो पीछे रहने वाली बात वो मुझे तो यही समझ आती है कि अगर वो नए टेक्नोलॉजी को, नए इल्म को और नई चीज़ों को अडॉप्ट करे तो बेहतर इसमें जा सकता है, बेहतर परफॉर्म कर सकता है सर।